मैं तो यही कहूंगा कि काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता। आदरणीय यतीन शुक्ला जी, नीलूपर जी, डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, अतुल अग्रवाल, दूसरे हमारे भाई, सभी लोग हम खैर मकदम करते हैं, आए हुए जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। तो हुजूर मैं कह रहा था कि काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता। तू ना, तेरी आवाज तो आती रहती। कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ थे। और आज के इस युग में अगर आपको सच्चा गुरु मिल तो आपकी वैतरणी नदी पार। गुरु मिलने की, और गुरु जब मिल जाए तो गुरु कैसा भी हो, वो अटूट आस्था, अटूट विश्वास होना चाहिए कि गुरु का नाम लेके नदी पार कर गए, आपने सुना तो विश्वास की बात है। तो रफी साहब ने जो संगीत की जो लगन आगे बढ़ी, उनके 3 गुरु थे। पहले उनके उस्ताद थे उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब, दूसरे पंडित जीवनलाल मट्टू जी, और उसके बाद उस्ताद फिरोज निजामी। और रफी साहब यूं ही नहीं गा लेते, उसके पीछे उनका घंटों का रियाज। डेली 7 बजे सवेरे बैठ जाते थे बगैर नागा। उन्होंने कभी मॉर्निंग का रियाज मिस नहीं किया। इसलिए जो भी बच्चे गाते हैं या गा रहे हैं या गाने वाले हैं, रियाज मस्त, सुरों का रियाज ऑटोमेटिक। जब आप उसमें डूबने लगेंगे आपको खुद लुत्फ आएगा। 1938 की बात है, लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा था, और उस जलसे में उस युग के सबसे बड़े गायक के.एल. सहगल साहब वो प्रोग्राम देने के लिए आए। तो साहब वो बहुत बड़ा जलसा था लाहौर में। के.एल. सहगल साहब गाना गाने आ रहे थे, रफी साहब भी सुनने गए। इनके साथ इनके दोस्त हामिद साहब, जो इनके बड़े भाई दोस्त थे, तो वो भी साथ में थे। अचानक लाइट गुल हो, तो वो अब जैसे ही लाइट गई तो के.एल. सहगल साहब खामोशी से बैठे रहे। पब्लिक हो हल्ला करने लगी, तो हामिद भाई उठे और गए। जो ऑर्गेनाइजर थे, जैसे अपने सत्यनाथ जी कहाँ है, अनुराग जी बाहर गए हैं, आजकल रहते हो जाने कैसे उलझन में, बार बार कमरे में, बार बार आंगन में। तो ऑर्गेनाइजर के पास गए हामिद भाई, और उन्होंने कहा कि जब तक लाइट नहीं आती, ये एक लड़का है बहुत अच्छा गाता है, इसको एक मौका दे दिया जाए। तो हुजूर आला वो था पहला मौका जिस दिन मोहम्मद रफी साहब ने वहां पे के.एल. सहगल साहब के सामने गाना गाया, वो भी बगैर लाइट। वहां पे बड़े बड़े पार्क थे, उन पार्कियों में एक और थे, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी वहां सुन रहे थे। क्योंकि सहगल साहब का प्रोग्राम छोटी मोटी हस्तियां नहीं थी। इस तरीके से रफी साहब ने पहली बार स्टेज पे गाना गाया, वहां पे उनको बहुत पसंद किया गया, और वहीं से उनको आकाशवाणी में गाने का मौका मिला। आकाशवाणी में गाना तब भी और अभी हमारे बीच में सुषमा जी बैठी हैं, बहुत बड़ी संगीतज्ञ हैं, परम श्रद्धेय काशीनाथ बोडर जी की प्रिय शिष्या है। सैकड़ों कलाकारों को उन्होंने तैयार कर दिया है। वो जानती हैं रियाज, और जानती है आकाशवाणी की इम्पोर्टेंस क्या है। आज भी आकाशवाणी की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी पहले थी। अगर आप आकाशवाणी से अप्रूव नहीं है तो सरकार के कोई भी पब्लिक प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे, जैसे मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आकाशवाणी में कभी गाया ही नहीं, या यूं समझिए कि मैं इस लायक नहीं। एनीवे, तो दोस्तों वहीं से इनकी किस्मत चमकना चालू हुई, और 1941 में रफी जी को एक फिल्म मिली, गुल बलो, जो एक पंजाबी फिल्म। इस फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि वो म्यूजिक डायरेक्टर उस प्रोग्राम में थे जहां पे लाइट गुल हुई थी। उन्होंने ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी,
उसका गाना था गुल बलोच का, जो पंजाबी फिल्म था, उसका गाना था सोनिए नी हारिने। जो म्यूजिक डायरेक्टर वहां पे सहगल साहब के साथ थे, उनका नाम था श्याम सुंदर जी। तो श्याम सुंदर जी ने जब रफी साहब को सुनते हुए देखा, सुना, तो उन्होंने अपनी फिल्म में मौका दिया। इसे कहते हैं ब्रेक। सही मायने में वहां से ब्रेक मिला। और 1944 में 1944 में मोहम्मद रफी साहब लाहौर से मुंबई आ गए और वहां पे 5 रुपए में कमरा लेके भिंडी बाजार में रहने लगे। तो ये थी छोटी सी कहानी। ज्यादा लंबे रहेंगे तो मोनोटोनस हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। वंशिका जी आप आइए। आगे की जो पेरिस हमारे बीच में जितने कलाकार हैं, वो जो सिंगर्स हैं, सब ये नॉन प्रोफेशनल हैं, शौकिया हैं। तो जैसे अभी मांशू जी ने गाया, और भी कलाकार हैं। तो थोड़ी देर के लिए मुझे फिर विश्राम दीजिए और छोटी जैसी कहानियां लेके मैं आपके बीच में आता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। I hope you all are enjoying the event. Yes or no? So now I would like to invite Shrutkirti and Sunidhi on the stage for the storytelling. आप सभी को हमारा नमस्ते। मैं श्रुतकीर्ति त्रिपाठी और मैं सुनिधि तिवारी आज दास्ताने रफी के नाम एक छोटी सी किस्से शेयर करना चाहते हैं। सुनिधि, क्या कोई ऐसा किस्सा है रफी साहब का जो तुम सबको बताना चाहोगी? हाँ श्रुति, मेरे पास एक बहुत अच्छा किस्सा है जो मैं सबको सुनाना चाहूंगी। और तुम्हें पता है, ये किस्सा महेंद्र कपूर जी और रफी साहब की पहली मुलाकात का है। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। तो हुआ यूं कि हम सबको पता है कि महेंद्र कपूर जी और रफी साहब एक दूसरे के शागिर्द थे, लेकिन महेंद्र कपूर जी को ये शागिर्दगी मिली कैसे और वह रफी साहब से कैसे मिले, इसी किस्से का जिक्र आज मैं तुम्हें करूंगी, जो कि महेंद्र कपूर जी ने एक रेडियो प्रोग्राम में बताया है। तो हुआ यूं कि जब महेंद्र कपूर जी स्कूल में थे तो बचपन से ही वो रफी साहब को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी किताबों में अक्सर रफी साहब लिख दिया करते थे। और पता है, ये बात क्लास के लगभग हर बच्चे को पता थी। हाँ, और एक दिन जब वह स्कूल से घर जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, अरे कपूर, मुझे पता चल गया है कि तेरा रफी कहाँ रहता है। इतना सुनते ही वह उतावले हो गए और पूछने लगे, अच्छा बताओ बताओ कहाँ रहता है। उन्होंने बोला, सुन, भिंडी बाजार में किताब मंजिल नाम की एक बिल्डिंग है, उसके 2nd फ्लोर पे रहता है तेरा रफी। उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उस बिल्डिंग के सामने एक मस्जिद भी है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। इतना सुनते ही वो बहुत खुश हो गए और अपने ड्राइवर से बोलने लगे, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। उनके ड्राइवर ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन दिनों वहाँ बहुत दंगे फसाद हुआ करते थे। उन्होंने बोला, बाबा वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर वो नहीं माने और जिद करते हुए वहाँ चले गए। अच्छा, हाँ। और जब वहाँ जिद करते हुए चले गए और रास्ते में अपने ड्राइवर से क्या बोलते हैं कि रफी साहब को ये मत बताना कि मुझे गाना गाना है, बल्कि उनसे ये बताना कि मेरे बड़े भाई को गाना गाना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे। जब वो वहाँ गए और अब मतलब किताब मंजिल पहुँच गए, उन्होंने डोरबेल बजाई। उन्हें लगा कि कोई गाना गा रहा है, पर वहाँ तो कोई गाना नहीं गा रहा था। वहाँ तो रफी साहब अपना मुंह धो रहे थे। डोरबेल बजाई, रफी साहब बाहर आए और अपना लुंगी पहने हुए बोले, अरे आप लोग आइए आइए अंदर आइए। उन्होंने कहा, अच्छा आइए बैठिए, लेकिन ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। उन्होंने बोला, जी हम लोग पंजाब से हैं। उन्होंने कहा, अच्छा पंजाब से तो मैं भी हूँ, ये बताइए पंजाब में कहाँ से हैं। उन्होंने बोला, जी अमृतसर से। उन्होंने बोला, अरे वाह, अमृतसर से तो मैं भी हूँ, तब तो असी पंजाबी हुए जी। तो इतना सुनते ही महेंद्र कपूर जी बहुत खुश हो गए और बैठ गए। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, मैं गाना तो सिखा दूंगा, लेकिन जब आप अगली बार आना तो अपने बड़े भाई और पिताजी को भी साथ लेकर आना। महेंद्र कपूर जी बहुत खुश हो गए और अगले दिन ये बात स्कूल में सबको बताने लगे। जब उनके पापा जी को ये बात पता चली कि महेंद्र कपूर जी रफी साहब से मिलके आया है, तो ये सुनते ही वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके पापा जी को भी गाना गाने का बहुत शौक था। अगले दिन जब वो
रफ़ी साहब के घर गए अपने पापा जी को लेके। तो उनके पापा जी जब वहाँ पहुँचे और रफ़ी साहब के बड़े भाई ने गेट खोला, उन्होंने कहा अच्छा आइए आइए अंदर आइए। उन्होंने बोला ये बताइए गाना किसने सीखना है, बड़े ने या छोटे ने? उन्होंने कहा जी गाना बड़े ने सीखना है। झूठ बोल दिया उन्होंने। हाँ पता है क्यों? फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है बड़े ने सीखना है, ठीक है ठीक है, ये बताइए कि मेरे रफ़ी को जितना आता है वो आपको सिखा देगा, आप लोग बैठिए अंदर आइए। उनके बड़े भाई ने बोला ये बताइए कि उनके बड़े भाई ने महेंद्र कपूर जी से बोला कि महेंद्र जाओ जाके हारमोनियम और चटाई लेकर आओ। महेंद्र जी ये सुनते ही झट से उठे और जाकर चटाई और हारमोनियम उठा लाए। उन्होंने बोला सच सच बताइएगा गाना किसने सीखना है, बड़े ने या छोटे ने? उनके पापा जी ने धीमी सी आवाज में बोला जी गाना तो छोटे ने सीखना है। हाँ उन्होंने बोला जी गाना तो छोटे ने सीखना है। तो उनके बड़े भाई बोले मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने उनके उस्ताद से बोला और उनके उस्ताद ने बिना उनको तकलीफ दिए खुद ही हारमोनियम और चटाई उठा कर ले आए, क्योंकि इतना तो वही कर सकता है जो अपने उस्ताद की असली इज्जत करता हो और उनसे सच में कुछ सीखना चाहता हो। तो ये थी महेंद्र कपूर जी और रफ़ी साहब की पहली मुलाकात। श्रुति तुम बताओ क्या तुम्हें कोई रफ़ी साहब का किस्सा पता है? मुझे तो बहुत किस्से पता हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ चुनिंदा किस्से आप सबको सुनाना चाहूंगी। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी क्या आप सब लोगों में से किसी ने हाथी मेरे साथी मूवी देखी है क्या? देखी? अच्छा आपने देखी, तो आपने उसमें क्या नोटिस किया है कि सारे गाने किसने गाए हैं? उसके सारे गाने जो गाने थे वो किशोर कुमार जी को गाने थे, लेकिन उनमें से एक गाना है जो रफ़ी साहब ने गाया है। क्या आपको उसके पीछे की कहानी पता है? शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगी। आइए मैं सबको आज वो कहानी बताती हूँ। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तब किशोर कुमार जी ने कहा मैं सारे गाने गाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी वाला गाना नहीं गाऊंगा, ये सिर्फ रफ़ी साहब गाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस गाने में बहुत प्रेम था, इस गाने में रोना था, इस गाने में वो चाहते थे कि जब ऑडियंस सिनेमा से बाहर निकले तो वो रोते हुए निकले, और ये सिर्फ रफ़ी साहब कर सकते थे। इसीलिए बोला जाता है कि रफ़ी साहब कुछ भी कर सकते थे, सबको हंसा भी सकते थे, रुला भी सकते थे, रोमांस भी कर सकते थे। ऐसी एक और कहानी मेरे पास है किशोर कुमार और रफ़ी साहब से रिलेटेड। तो इसमें जो किशोर साहब है उनके जो बेटे हैं अनिल जी, वो ना गाना सीखना चाहते थे। वो हमेशा अपने पिताजी से बोलते थे कि पिताजी बताइए मैं किससे गाना सीखूं, मैं कौन सा गाना सीखूं। वो हमेशा उस बात को टाल देते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा बेटा तुम रफ़ी साहब से गाना सीखो जाके। उन्होंने पूछा क्यों पिताजी, आप खुद इतने अच्छे गायक हैं, मैं आपसे ना सीख के रफ़ी साहब से क्यों सीखूं? उन्होंने बोला जो गहराइयाँ उनके गाने में है, जिस तरह से वो तुम्हें सिखा सकते हैं और तुम्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं गाने के लिए, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। वही हस्ती हैं गाने की और उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता है। सही बात है श्रुति। ये सब देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि जब पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना कि रफ़ी साहब और रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी, ये सब एक अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। धन्यवाद। धन्यवाद। Wow, what an amazing story that took us through countless memories of Rafi Sahab's life. अब आइए हम फिर से अपने गायकों की ओर रुख करें, जो अपनी आवाज से इस कार्यक्रम को और भी रंगीन बना देंगे। एक बार फिर से तालियों से स्वागत करें हमारे शानदार गायकों का। तो सभी यहाँ पे बैठे बूढ़ीजनों और ऑडियंस को मैं प्रणाम करता हूँ, और अनुराग सर का भी, और उसके बाद रफ़ी साहब को तो प्रणाम करके मैं आगे गाने की शुरुआत करता हूँ। चल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके
कसूर है। बहुत अच्छे दीपक भाई, बहुत अच्छे। दीपक जलना सारी रात, आज सुना है कान्हा आएंगे। ये कान्हा की तरह बिल्कुल लग रहे हैं श्याम छवि, प्यारे से दीपक भैया। और रफ़ी साहब को सुनते आप खूब हैं, देखिए गाने को देखिए तो आप, और जो गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसमें और तासीर पैदा कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, खूब तरक्की करें। और हम चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है क्या है, बड़ी मुश्किल से अच्छे दोस्त मिलते हैं। कहते हैं कि जिंदगी की महफिल में ऐसे कौन आता है, जिंदगी की महफिल में ऐसे कौन आता है, कोई शख्स मिलता है जब खुदा मिलाता है। और तुम मेरे करीब आओ दिल की रोशनी बनकर, तुम मेरे करीब आओ दिल की रोशनी बनकर, चांद का भरोसा क्या, चांद डूब जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि रफ़ी साहब आप सब जानते हैं गाना गाते हैं, सैकड़ों फिल्मों में गाना गाया, हजारों गाने गाए। वो एक्टर भी थे, जी हाँ, वो एक्टिंग भी उन्होंने की है और फिल्मों में की। अच्छा, ये बात कैसे मालूम, ये राज की बातें कहां से आई? ये राज की बातें इस तरीके से आई कि हमारे अनुराग सक्सेना जी डायरेक्टर साहब, मैं बता ही दे रहा हूं, है ना, इनकी मदद लाहौर में जहां पे रफ़ी साहब रहते उनसे मिला हुआ मकान, 6 इंच की मोटी दीवार, इस तरफ रफ़ी साहब का मकान, इधर ही। तो उस जमाने के जो मीठे स्मरण की जो बातें हैं वो मदन ने कहीं लिखा, उनके हाथ पे लिखी हुई चीजें भी रफ़ी साहब की उनके पास मौजूद है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको वो बता भी नहीं सकते, लेकिन इनके दिल में एक जज्बा था, अपनी माँ के प्रति समर्पण की भावना थी। इसलिए उनकी अपनी माँ की उन बातों को ध्यान में रखते हुए रफ़ी साहब का ये जो कार्यक्रम किया है अपने, यकीनन एक यादगार कार्यक्रम है। और ये बातें मैं जानता हूं कि जनरली किसी को मालूम नहीं होगी कि रफ़ी साहब एक्टिंग भी करते थे। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, 2 फिल्मों में, जी हाँ। 1945 में एक फिल्म आई थी लैला मजनू, जी लैला बनना पड़ता है, मजनू देखना पड़ता है। फिल्म आई थी लैला मजनू,
और 1947 में एक फिल्म आई थी जुगनू। जुगनू के कई वो बने हैं, तो लेकिन पहली बार 1947 में जुगनू आई थी, इसमें उन्होंने अभिनय किया था। ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा। मालूम है किसी को ये बात? नहीं मालूम। अब ये गहरी बात अनुराग जी ने बताई, तो एक बार जोरदार ताली अनुराग जी के लिए प्लीज। और उसी दौरान, उस पिक्चर में एक्टिंग के दौरान एक और बहुत बड़े गायक कलाकार थे, जी.एम. दुर्रानी। अरे लोगों को मालूम होगा ये नाम, जी.एम. दुर्रानी साहब। सर हम तो उतनी जानते हैं जितनी पैमाने में है, आपकी आंखों में वो नशा है कि देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार, आदरणीय यतीन शुक्ला जी, देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार, और जब तक जाम आए सैकड़ों दूर हो चले। तो हुजूर मैं कह रहा था कि रफी साहब की मुलाकात बहुत बड़े गायक कलाकार जी.एम. दुर्रानी जी से हुई। 1947 का था, बंटवारे की बात आ रही थी और हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया। लाहौर में रफी साहब, हिंदुस्तान दिल्ली, बंबई। लेकिन ये प्रभु की कृपा है, हमारे हिंदुस्तान की सरजमी की को मीठी सुगंध थी, वो आकर्षण था कि रफी साहब ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। तो इस तरीके से रफी साहब हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए, यानी कि लाहौर, पहले तो एक ही था, लाहौर से वो हिंदुस्तान आया। फिर वो शख्स जो सहगल साहब के प्रोग्राम में साथ में थे, श्याम सुंदर सिंह जी, उन्होंने मुंबई में रवि जी की मुलाकात तब के, आज के और आगे आने वाले समय के सबसे बड़े संगीतकार नौशाद जी से उनकी मुलाकात। मैंने आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया, तब के, आज के और आने वाले कल के, क्योंकि जो नौशाद जी ने दे दिया है संगीत, पॉसिबल नहीं है, इतनी सोच नहीं है, सब कमर्शियल है, सबका माइंड चलता है, दिल चलता ही नहीं। पहले गायक कलाकार का दिल चलता, दिमाग से काम ही नहीं होता। म्यूजिक डायरेक्टर दिल से काम करता था, दिमाग से काम नहीं करता, तभी उसके गानों में इतनी तासीर, उसकी आवाज में इतनी तासीर होती थी कि सामने वाला अपनी जगह बैठ नहीं सकता था, रोता रहता। वो जो वाकया बताया है हाथी मेरे साथी का, यही तो था। ये तासीर कहां से पैदा हो गई? जब आप खुद सोचिए, आपने ऑफ द रिकॉर्ड, इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। 2 गज जमीन भी ना मिली। अब इस गाने को गाने के लिए उस सोच को पैदा करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का बादशाह रंगून की जेल में पत्थर के ऊपर कितनी रातें उसने करवट बदली होगी, तब उसके जिगर से निचोड़ के निकला है कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। और इस मर्म को रफी साहब ने पहचाना और जो गाना गा दिया उन्होंने, आज भी उसका कोई जोड़ नहीं। जाके सुनिए, देखिए मैंने कभी कंपेयरिंग नहीं की, हम तो, मुझे गाने का शौक है, लेकिन अब इतने बड़े बड़े शख्सियत जो चुनिंदा लोग हैं और भावी लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको देख के बड़ा मन में हौसला, बहुत ताकत आती है अंदर। सभी लोग, मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं, तो श्याम सुंदर सिंह जी ने रफी साहब की मुलाकात नौशाद जी से करवाई। नौशाद जी ने ही रफी जी को रफी द ग्रेट, एक बार फिर से, नौशाद जी ने रफी जी को रफी द ग्रेट बनाया। तालियां। ये दोनों नौशाद जी और रफी साहब मैचलेस। तो रफी साहब की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि केएल सहगल साहब के साथ उन्हें गाने का मौका मिला। उन्होंने नौशाद जी से रिक्वेस्ट किया, तो नौशाद जी ने एक कोरस में
रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया और पता नहीं क्या उनके दिल में बात आई रफ़ी साहब की लगन को देखते हुए, उन्होंने एक आखिरी लाइन भी उनको दे दी कि रफ़ी साहब आप ये गाना, इस लाइन अब गा दी। वो आखिरी लाइन थी, मेरे सपनों की रानी रूही रूही। बड़ा टिपिकल सॉन्ग है, आपने मुझे भेजा था, लेकिन वक्त की नज़ाकत ऐसी थी मैं सुन नहीं पाया, लेकिन अगला प्रोग्राम जब उसका शो करेंगे उसमें तैयारी से आए। और दोस्तों, जो कमी मेरे अंदर हो जाए उसको माफ भी करिएगा, मुझे बता भी दीजिएगा ताकि मैं उसको दुरुस्त करूं, अगले प्रोग्राम में और बेहतर करने की कोशिश करूं। एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम लेने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि उस फिल्म से रफ़ी साहब यू टर्न लेकर उनका एक जो टर्न अप हुआ, जो एकदम से छाए हैं, उस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। और बैजू बावरा के सारे गाने किसने गाए? रफ़ी साहब। लेकिन रफ़ी साहब को मिले कैसे, ये एक बात कौन जानता है? बताइए, किसी को मालूम है रफ़ी साहब को ये गाने कैसे मिले? सक्सेना जी बताना जा रहा है कि रफ़ी साहब को कैसे मिले। रफ़ी साहब को कैसे गाने मिले? सारे गाने का एग्रीमेंट तलत महमूद से हो गया। नौशाद जी म्यूजिक डायरेक्टर, उन्हें तलत महमूद को पूरा कांटेक्ट है। अब उस जमाने के जो डायरेक्टर या एक्टर या सिंगर होते थे तो बड़े मिराकी होते थे, दिमाग में कोई चीज खनक गई तो खनक गई। किशोर जी को खनक गई, करे आधा पेमेंट मिला तो आधी मूड साफ कर दी, चले आए आधा पेमेंट दे दीजिए। तो नौशाद साहब ने देखा कि एक दिन तलत महमूद साहब सिगरेट पी, बस नौशाद साहब को बहुत खर गया। उन्होंने सारे के सारे गाने रफ़ी साहब को दे दिया और बहुत नाराज हुए तलत महमूद। बस हाजरीन, यहीं से रफ़ी साहब आली जनाब रफ़ी मोहम्मद रफ़ी हो गए। वो गाना, एक गाना हो बताएं, बैजू बावरा का मन तड़पत दर्शन को आ। कितने गाने, सारे गाने आज भी, उन गाने को सुन तो मैं बहुत अच्छा लेता हूँ, गाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इतना रियाज, इतना तपस्या हमने की नहीं। रफ़ी साहब एक वाहिद गायक कलाकार थे। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम फरमाए। एक अच्छे कार्यक्रम में इतने अच्छे लोग आना ये बताता है कि इंटेलेक्चुअल्स लोग अभी मौजूद हैं जो ऐसे कार्यक्रम में आते हैं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, किसका मैं नाम लूं, मैं बार बार नाम लेना चाहता हूँ। तो साहब, ये रफ़ी साहब एक वाहिद गायक है। वो गाना गाने के पहले उस गाने के मूड को समझते थे, वो अभिनेता को वो देखते, स्थिति किस सिचुएशन में गाना गाया जा रहा है उसको समझते थे, बोलों को पढ़ते थे और संगीत, स्थान, सब चीज समझ के तब उस गाने को गाते थे। अब आज का दौर है कि ट्रैक बन गया, डुएट है, फिल्म, वो फीमेल आर्टिस्ट आई, उन्होंने अपना पार्ट गा दिया, चली गई। उसके बाद अगले दिन दूसरे आर्टिस्ट आए, मेल आर्टिस्ट, उन्होंने गाया, चल दिया और गाना आपके सामने रिलीज हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए आज भी 80 के पहले जितने गाने हैं आज भी सुने जाते हैं और 80 के बाद के गाने बुलबुले होते हैं। सुन रहा है तू, बड़ा पूरी दुनिया में विख्यात होकर सुन रहा है तू, अब सुन रहा है कहाँ, पता ही नहीं। तो ये बात खास है कि वाहिद गायक होने के नाते वो हर चीज के मर्म को समझने की कोशिश करते थे और तब गाना गाते थे, तब तासीर उस गाने में पैदा होती थी। ऐसी छोटी छोटी कहानियां लेके मैं फिर आपके बीच में आऊंगा।